हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं कैपिटल मार्केट की यूनिट 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेबी, यानी कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं कि हमारे कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है, और ये हमें सबको अच्छे से पता है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी। तो आज की वीडियो में सेबी के बारे में जो भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो भी आपसे पूछा जा सकता है, उसका आप आंसर कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो फुल थ्योरी कवर करेंगे सेबी के बारे में, पूरा सब कुछ जो भी इसके बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी। इसीलिए वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। एंड अगर आपको टॉपिक समझ आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर बोलते हैं, यानी कि ये एक ऐसी अथॉरिटी है जिसकी गाइडलाइंस, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फॉलो करने होते हैं इन्वेस्टर्स को भी, कंपनीज़ को भी, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं कैपिटल मार्केट में, ब्रोकर, सब ब्रोकर, अंडर राइटर्स, दे ऑल हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए सबसे पहले बात करेंगे पोजीशन बिफोर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी। जब सेबी नहीं था, जब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो नहीं था, तो उससे पहले क्या हुआ करता था, मतलब इसके इस्टेब्लिशमेंट से पहले की सिचुएशन क्या थी, उसको सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो देखो, जब सेबी एक्ट आया 1992 में, उससे पहले देयर वॉज हार्डली एनी गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। मतलब इंडिया की जो फाइनेंशियल मार्केट है, यानी कि जिसको हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं, उस पर गवर्नमेंट का बहुत ही कम कंट्रोल था। और द कैपिटल इशूज़ कंट्रोल एक्ट जो था उस टाइम पर था, 1947 से ये वाला एक्ट चलता हुआ आ रहा था, और इसका कोई ज़्यादा यूज़ भी नहीं हो रहा था। तो इस एक्ट को रिपील कर दिया गया, रिपील का मतलब हटा दिया गया। दिस एक्ट वाज रिपील्ड एंड द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू अबॉलिश्ड इन 1992। तो कहने का मतलब है, जो ये कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट था जो 1947 से चल रहा था, इसको तो हटा दिया गया, और इसका जो कह सकते हैं द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू जो है वो भी अबॉलिश कर दिया। अबॉलिश मतलब किसी चीज़ को रिमूव कर देना, 1992 में। ठीक है, चलो अच्छा, ये तो हटा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो महसूस हुआ, इट वॉज फेल्ट दैट दिस एक्ट वॉज इनसफिशिएंट टू मॉनिटर एंड चेक माल प्रैक्टिसेस ऑफ द स्टॉक मार्केट। कहने का मतलब ये है, उस चीज़ को, यानी कि जो कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट था, इसको इसलिए हटाया गया था क्योंकि इस एक्ट, ये जो एक्ट था ये इनसफिशिएंट था, यानी कि इसमें कैपेबिलिटी नहीं थी। किस चीज़ की कैपेबिलिटी नहीं थी? मॉनिटर करने की। जो हमारे स्टॉक मार्केट में बुरी बुरी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उसको चेक करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए ये वाला एक्ट जो था वो काफ़ी नहीं था। ओके जी। तो कंपनीज कलेक्टेड फंड्स इन्वेस्टर्स बाय प्रेजेंटिंग रोजी पिक्चर्स अबाउट द ऑफर्ड सिक्योरिटीज एंड वैनिश्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ? कहने का ये मतलब हुआ कि कंपनी तो ना इन्वेस्टर से पैसा लेने के लिए अपनी बड़ी रोजी पिक्चर प्रेजेंट करती थी इन्वेस्टर के आगे कि जी हमारे यहाँ तो गुलाब खिले हैं, आ जाइए इन्वेस्ट करिए। हाँ, मतलब अच्छी अच्छी बातें बताते थे अपने बारे में कंपनी जो थी, क्योंकि कंपनी को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और किसी को भी जब पैसा चाहिए होगा तो वो आपको अपनी असली हालत के बारे में थोड़ी ना बताएगा कि इस टाइम मेरी क्या हालत चल रही है। ऐसी कंपनीज क्या करती थी, इन्वेस्टर के सामने अपनी बड़ी प्यारी वाली पिक्चर्स प्रेजेंट करती थी और जो है सिक्योरिटीज़ ऑफर्ड करती थी, ताकि इन्वेस्टर जो है खुश होकर उनके कंपनीज में इन्वेस्ट करें। राइट। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग नीड वॉज फेल्ट टू हैव अ रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसीलिए इन चीज़ों की वजह से एक ज़रूरत महसूस हुई कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी तो होनी ही चाहिए जो हमारे सिक्योरिटी मार्केट, यानी कि हमारे कैपिटल मार्केट को इफेक्टिवली रेगुलेट करे, अच्छे तरीके से उस चीज़ को रेगुलेट करे। तो इट वॉज फेल्ट दैट लेजिस्लेशन टू चेक फाइनेंशियल मार्केट वॉज स्कैटर्ड इन डिफरेंट लॉज एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज इन्वॉल्व इन दिस वर्क डिड नॉट हैव कंपीटेंट मैन पावर एक्सपर्टीज। अब इसका क्या मतलब हुआ कि देखो, ये पाया गया कि ये जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जितने भी रूल्स बने हुए हैं ना, वो अलग अलग कानूनों में बने हुए हैं, अलग अलग, जैसे कि कंपनी लॉ में कुछ लिखा हुआ है, बिजनेस लॉज में कुछ लिखा हुआ है, या बहुत सारे हमारे कानून होते हैं। तो ये स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड का मतलब इसके जो लॉ हैं अलग अलग जगह पे बिखरे हुए हैं। तो इसी वजह से ये ज़रूरत महसूस हुई कि कोई एक ऐसा एक्ट हो जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एक ही जगह पे मिल जाएं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तभी तो आया सेबी एक्ट 1992 में। सेबी एक्ट आया जिसमें सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड, हमारे शेयर मार्केट, हमारे कैपिटल मार्केट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून, लॉज जितने भी थे वो सारे सेबी एक्ट में मेंशन्ड हैं। और सेबी एक ऐसी अथॉरिटी है जिसको उसी एक्ट के अकॉर्डिंग काम करना होता है। ठीक। अब चलो, ये तो हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये देखो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। 1992 में सेबी वॉज गिवन द लीगल स्टेटस बाय अ गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस। ठीक है जी, सेबी को एक लीगल स्टेटस मिल गया था। और ऑब्वियसली कोई भी एक्ट जब आता है तो वो सबसे पहले पार्लियामेंट में पास होता है, संसद में पास होता है। तो ऑब्वियसली ये पास हुआ 4 अप्रैल 1992 में। गॉट इट? अच्छा, उसके बाद सेबी के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्यों लाया हम सेबी, क्यों लेकर आए? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि एक अथॉरिटी है जो हमारे कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, इस अथॉरिटी का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या पर्पस था? तो देखो, सेबी एक्ट 1992 का जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था, इज़ टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड कॉल्ड द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली सेबी एक्ट 1992 का
इसने क्या प्रोवाइड किया, एक बोर्ड प्रोवाइड किया। बोर्ड मतलब एक ऐसी अथॉरिटी जहाँ पे सारे जो लोग होंगे वो सब शेयर मार्केट से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे। सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं। ठीक, अब इसमें क्या लिखा गया, इसकी प्रियम्बल में क्या लिखा है। प्रियम्बल का मतलब होता है कि कभी भी कोई कानून आता है तो उसकी एक प्रियम्बल होती है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसकी एक प्रियम्बल है कि भाई ये क्यों आया, किस क्या पर्पस है इस कानून को लाने का। तो इस एक्ट को लाने का जो पर्पस है वो इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन है, कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, हमें अपने कैपिटल मार्केट को डेवलप करना है। पहले अगर मैं डेवलप का एग्जांपल दूँ तो पहले क्या होता था, फिजिकल फॉर्म में सारी चीज़ें हुआ करती थी, ब्रोकर्स के थ्रू हुआ करती थी, ट्रांसपेरेंसी बड़ी कम हुआ करती थी, लेकिन आज डिजिटल फॉर्म में सब चीज़ें होती हैं। वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो गया है, जिस वजह से आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं लेकिन आप सिर्फ इंटरनेट की हेल्प से शेयर्स की बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, सिक्योरिटीज़ ये खरीद सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप करना भी सेबी का ऑब्जेक्टिव है। टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट, रेगुलेट का मतलब होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, जिससे हमारा जो शेयर मार्केट है, हमारा जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है वो अच्छे से चले। ठीक है जी। टू डील विद मैटर कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू, यानी कि सिक्योरिटीज़ मार्केट से रिलेटेड, यानी कि हमारे जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं, उससे जुड़े हुए जितने भी मैटर हैं, उससे जुड़े हुए जितने भी इंसिडेंट्स हैं, उनसे डील करने का भी ऑब्जेक्टिव सेबी का है। ठीक, तो सेबी प्रोटेक्ट करता है हमारे इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट और हमारे इन्वेस्टर्स के राइट्स को, अधिकारों को, राइट। तो पर्टिकुलरली स्मॉल इन्वेस्टर एंड प्रोवाइड्स देम गाइडेंस एंड एजुकेशन अबाउट स्टॉक मार्केट्स। ऑब्वियसली ये आजकल आप देखते हैं म्यूचुअल फंड्स की ऐड आती है, तो एक लास्ट में एक लाइन बोलते हैं कि इसमें रिस्क भी रहता है, राइट। तो रिस्क को भी आपको कंसीडर करना है, ये नहीं कि आपको किसी ने बोल दिया जी शेयर में पैसा लगाइए और आपका पैसा बड़ा ग्रो कर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप कहीं शेयर मार्केट में कहीं पे भी पैसा लगाते हो, कोई भी शेयर परचेज कर रहे हो या कोई भी म्यूचुअल फंड परचेज कर रहे हो या कोई भी सिक्योरिटी परचेज कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, तो बड़ा सोच समझ के लगाना पड़ता है, क्योंकि जोखिम है। ठीक है, हाई रिस्क हाई ये रिटर्न्स। अगर आप ज़्यादा रिटर्न्स की चाह रखते हैं तो आपको ज़्यादा रिस्क भी उठाना पड़ेगा। हाई रिस्क हाई रिटर्न, हाई रिटर्न हाई रिस्क, लो रिस्क लो रिटर्न्स। ऑब्वियसली रिस्क कम लोगे तो रिटर्न्स भी लो मिलेंगे, है ना। तो इट एंडेवर्स टू क्रिएट एन इफेक्टिव सर्विलियंस मैकेनिज्म ऑन वेरियस प्लेयर्स इन द कैपिटल मार्केट। अब इसका क्या मतलब हुआ कि सेबी ने एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा इफेक्टिव सर्विलियंस मैकेनिज्म क्रिएट किया है, और जिससे कि हमारे कैपिटल मार्केट के जो प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स कौन, हमारे इन्वेस्टर्स या नीडी यूनिट्स जिनको हम कंपनीज बोलते हैं, ये सब ब्रोकर्स हो गए, जिनका इंटरेस्ट है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में, राइट। तो इनके लिए एक इफेक्टिव सर्विलियंस मैकेनिज्म क्रिएट किया है। सर्विलियंस मैकेनिज्म जिसमें सेबी सारी चीज़ों को मॉनिटर करता है, सेबी सारी चीज़ें देखता है, राइट, सर्विलियंस। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेबी की अगर हम बात करें तो सेबी इज़ बीइंग मैनेज्ड बाय अ चेयरमैन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेबी को मैनेज कौन करता है, सेबी का जो चेयरमैन होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, केंद्र सरकार जो दिल्ली में बैठी है। ठीक, एंड 8 अदर मेंबर्स भी होते हैं जो सेबी को मैनेज करते हैं। मतलब टॉप अथॉरिटीज़ जो होती हैं सेबी की, उसमें एक चेयरमैन होता है और 8 अदर मेंबर्स होते हैं। अच्छा, जो वो 8 अदर मेंबर्स होते हैं उनको कौन सिलेक्ट करता है जी, उनको करता है 2 ऑफ दीज मेंबर आर ऑफिशियल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डीलिंग विद फाइनेंस एंड लॉ। मतलब जो 2 मेंबर हैं, 8 में से 2 लोग, 2 मेंबर जो हैं वो कहाँ से आएंगे, वो मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से आएंगे, और ऐसे लोग होंगे वो जो फाइनेंस और लॉ से डील करते हो। ठीक है, तो 2 लोग वहाँ से होंगे। उसके बाद एक मेंबर जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी होगा, और जो बाकी के 5 मेंबर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ऑफ होम एटलीस्ट 3 आर होल टाइम मेंबर्स। 5 में से 3 जो रहेंगे वो तो पूरे ही टाइम होल टाइम मेंबर्स ही रहते हैं, मतलब 2 का सिलेक्शन फिर भी बदलता रहता है। चलिए, तो अब चेयरमैन और जो वो मेंबर्स की बात हो रही है, हैव टू बी पर्सन्स ऑफ एबिलिटी। ऑब्वियसली हमने किसी को चेयरमैन की पोजीशन दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी को इतनी टॉप अथॉरिटी पे बिठाया है, तो उसके अंदर एबिलिटी तो होगी ही, जब भी बिठाया है, इंटीग्रिटी होगी, स्टैंडिंग होगा, who have shown competence in dealing with problems relating to securities market। तो यानी कि वो लोग ऐसे होंगे जिन्होंने, कह सकते हैं, अपनी कंपीटेंस दिखाई हो, मतलब कि वो कॉम्पिटेंट लोग होंगे जो प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सकते हैं, और वो प्रॉब्लम्स क्या, जो हमारे सिक्योरिटीज़ मार्केट में आती हैं, उन प्रॉब्लम्स की बात हो रही है। और जिनके पास स्पेशल नॉलेज है, जिनके पास कानून का भी नॉलेज है, कानून के बारे में उनको सब पता है, वो पढ़ के आए हैं, फाइनेंस की उनको पूरी नॉलेज है, उनको इकोनॉमिक्स की पूरी नॉलेज है, अकाउंटेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन सारी चीज़ों की नॉलेज होती है, तब जाके आपको ये अथॉरिटी पे, इस सीट पे बिठाया जाएगा, चेयरमैन की सीट पे। गॉट इट, ऐसे ही कोई नहीं बैठ जाता है। अच्छा जी, उसके बाद जनरल सुपरिंटेंडेंस मैनेजमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द अफेयर्स ऑफ सेबी वेस्ट इन द बोर्ड ऑफ मेंबर्स। तो जनरल सुपरिंटेंडेंस जो होंगे या जो सेबी का जो मैनेजमेंट या डायरेक्शन से होंगे वो सारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स रहेंगे। तो फॉर डे टू डे फंक्शन एक्टिविटीज़ के लिए जो है सेबी को 5 ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो सेबी के अंदर 5 डिपार्टमेंट होते हैं। कितने डिपार्टमेंट होते हैं, 5। अच्छा जी, कौन कौन से होते हैं जी, पढ़ेंगे, देखो 3 4 ये 5 यहाँ तक दिया हुआ है। तो पहला जो डिपार्टमेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट डिपार्टमेंट। अच्छा, तो प्राइमरी मार्केट डिपार्टमेंट क्या करता है,
लेइंग डाउन पॉलिसीज एंड रूल्स रिगार्डिंग प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट डिपार्टमेंट जो है वो प्राइमरी मार्केट के रिगार्डिंग रूल्स एंड पॉलिसी बनाता है। प्राइमरी मार्केट कौन सा मार्केट होता है? जहां पे न्यू शेयर्स इशू किए जाते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। यानी कि मान लो मेरी एक कंपनी है और मैं अभी जो है एक मेरी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई है और मैं क्या कर रही हूँ, नए शेयर्स इशू कर रही हूँ। मेरी कंपनी जो है नए शेयर्स इशू कर रही है और उस शेयर को जो है प्राइमरी मार्केट में लॉन्च किया जाता है। तो प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड पॉलिसी एंड रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम प्राइमरी मार्केट डिपार्टमेंट का होता है। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ प्राइमरी मार्केट इंटरमीडियरीज। ऑब्वियसली अगर मुझे आईपीओ लॉन्च करना है तो मुझे उसके लिए प्राइमरी मार्केट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके रेगुलेशंस जो है उनसे भी डील करना होगा। प्राइमरी मार्केट डिपार्टमेंट का काम होता है ये। उसके बाद रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ इन्वेस्टर्स, यानी कि प्राइमरी मार्केट डिपार्टमेंट का ये भी काम होगा कि वो इन्वेस्टर्स की जो ग्रीवेंसेज हैं, ग्रीवेंसेज का मतलब जो वो इन्वेस्टर्स की शिकायतें हैं उनका रिड्रेसल करना, यानी कि रिड्रेसल मतलब उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना एक तरीके से। तो ये भी प्राइमरी मार्केट डिपार्टमेंट का काम होगा। ठीक है, रूल्स बनाना, एजुकेशन इन्वेस्टर्स को रिकॉग्निशन देना, कम्युनिकेट करना उनके साथ, ये सारा काम प्राइमरी मार्केट डिपार्टमेंट संभालेगा। डिबेंचर्स ट्रस्टीज रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन का काम भी प्राइमरी मार्केट डिपार्टमेंट करता है। उसके बाद जो पोर्टफोलियो कंसल्टेंट्स और अंडर राइटर्स होते हैं, इनके रेगुलेशंस को भी प्राइमरी मार्केट डिपार्टमेंट ही डील करता है। उसके बाद रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन, इनको भी कंट्रोल और इनका भी रेगुलेशन प्राइमरी मार्केट डिपार्टमेंट देखता है। अच्छा, नंबर 2 आता है इशू मैनेजमेंट एंड इंटरमीडियरीज डिपार्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ समझेंगे, ये दूसरा डिपार्टमेंट है। कौन सा? दूसरा डिपार्टमेंट। अभी हमने पहला वाला कवर कर लिया जिसका नाम था प्राइमरी, क्या लिखा था? प्राइमरी मार्केट डिपार्टमेंट। ठीक है जी। अब बात करेंगे दूसरे डिपार्टमेंट की जिसका नाम है इशू मैनेजमेंट एंड इंटरमीडियरीज डिपार्टमेंट। ये क्या करता है? इट डील्स विद वेटिंग, स्क्रूटनी ऑफ न्यू इशू ऑफर्स, प्रोस्पेक्टसेस एंड लेटर ऑफ ऑफर टू पब्लिक। देखो, जो नए शेयर्स होते हैं, जो जैसे मैंने बताया हमारी कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट है और हम नए शेयर्स इशू कर रहे हैं, जो नए इशूज़ होते हैं, नए ऑफर्स जो होते हैं, ओबियसली मेरी कंपनी को क्या करना पड़ेगा? एक प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? देखो, जब भी मेरी कोई भी कंपनी, मेरी नहीं कोई भी कंपनी, जब भी कोई कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, न्यू शेयर्स इशू करने के लिए लॉन्च करती है, तो उसको अपना एक प्रोस्पेक्टस जारी करना होता है। अच्छा, ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस एक तरीके से रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी अपने डिटेल देगी कि वो कितने शेयर्स इशू कर रही है, कितना उसको फंड की रिक्वायरमेंट है, ये जो वो शेयर इशू कर रही है उसका क्या, एक शेयर का क्या प्राइस रहने वाला है, और कंपनी ये पैसा कहाँ लगाएगी। प्रोस्पेक्टस में इन डिटेल सारी चीज़ें दी होती है ना। हम कहीं पे भी जाते हैं, हमें एक प्रोस्पेक्टस मिलता है ना कि यहाँ पे इसमें सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो ऐसे ही प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ता है। तो उससे डील करता है इशू मैनेजमेंट एंड इंटरमीडियरीज डिपार्टमेंट। ठीक, लेटर ऑफ ऑफर टू पब्लिक, ऑब्वियसली कि भाई हम जो कंपनीज हैं वो क्या ऑफर कर रही हैं पब्लिक को, उससे डील करता है ये। उसके बाद रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ पब्लिक एंड राइट इशूज़, की राइट इशूज़ या फिर जो पब्लिक इशूज़ हो रही हैं, इशूज़ मतलब यहाँ पे बात हो रही है शेयर्स की, जो शेयर इशू हो रहे हैं या जो डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, कोई भी सिक्योरिटी हो सकती है। ठीक है, तो उसको मॉनिटर करना और रेगुलेशन का काम भी इशू मैनेजमेंट एंड इंटरमीडियरीज डिपार्टमेंट का होगा। राइट इशू क्या होता है पता है किसी को? देखो, राइट इशू ऑफ शेयर, अगर आपने नहीं सुना, इसका मतलब ये होता है कि देखो, मान लो मैंने एज एन इन्वेस्टर किसी कंपनी में शेयर्स खरीद रखे हैं। ठीक है, तो अब मान लो उसी कंपनी को और पैसे की रिक्वायरमेंट है। अब वो कंपनी क्या कर सकती है? वो कंपनी अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, लाइक मैंने ऑलरेडी उस कंपनी में शेयर इन्वेस्ट कर रखे हैं या खरीद रखे हैं उस कंपनी के, तो कंपनी मेरे को क्या ऑफर कर सकती है कि जी हम जो है आपको पहले अधिकार दे रहे हैं, राइट दे रहे हैं कि आप जो है ये जो हम इशू शेयर करने वाले हैं, नए वाले शेयर इशू करने वाले हैं, इससे पहले हम आपको ऑफर कर रहे हैं, पब्लिक से पहले हम आपको ऑफर कर रहे हैं क्योंकि आप हमारे पुराने शेयर होल्डर हो। ठीक है, तो मान लो जी कंपनी मार्केट में 10 रुपये का बेच रही हो, लेकिन आप क्योंकि पुराने शेयर होल्डर हो तो आपको 8 या 9 रुपये में बेच रही हो, तो उसको हम बोलते हैं राइट इशू, जिसमें पुराने शेयर होल्डर को कंपनी राइट देती है कि वो नए शेयर्स जो है वो खरीद ले कम रेट में। ठीक है, 1-2 रुपये कम रेट पे ऐसे होता है। तो उसको मॉनिटर करने का काम भी इशू मैनेजमेंट इंटरमीडियरीज डिपार्टमेंट करता है। अच्छा, उसके बाद registration, regulation and controlling of intermediaries connected with new issues like bankers to an issue, managers to an issue, share transfer agent। तो इनसे भी जो है डील कौन करता है? इशू मैनेजमेंट इंटरमीडियरीज डिपार्टमेंट। मतलब कहने का मतलब क्या है इसमें? रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? बिचौलिए, जो एजेंट्स होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, जो अंडर राइटर्स होते हैं, है ना। क्योंकि देखो, जब भी कोई कंपनी नए शेयर इशू करती है ना, तो बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं बीच में। बैंकर्स हो सकता है, यानी कि मेरी कंपनी ऑब्वियसली पैसा कहाँ आएगा? बैंक में ही तो आएगा, है ना। तो बैंकर्स टू एन इशू हो सकता है, मैनेजर्स कौन मैनेज कर रहा है उस इशू को, उनसे भी डील करना। शेयर ट्रांसफ़र एजेंट्स कौन है, यानी कि जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं हमारे, इनसे सारा इनके रजिस्ट्रेशन करना, इनके रेगुलेशन को कंट्रोल करना, ये सारा काम इशू मैनेजमेंट इंटरमीडियरीज डिपार्टमेंट का होता है। ठीक, अच्छा, इसके बाद आता है थर्ड, दैट इज़ सेकेंडरी मार्केट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट।
ये क्या करता है? दिस डिपार्टमेंट डील विद लेइंग डाउन पॉलिसी अबाउट स्टॉक एक्सचेंजेस, ऑपरेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने बताया था ना, स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। तो इनके ऑपरेशन, जो ये काम कर रहे हैं, जो ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इनके बारे में पॉलिसी बनाने का काम सेकेंडरी मार्केट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट करता है, जो हमारा सेबी का थर्ड वाला डिपार्टमेंट है। अच्छा, और क्या करता है ये स्टॉक एक्सचेंजेस के जो मेंबर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन करता है। मेंबर्स मतलब कंपनीज जो उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़ी तो स्टॉक एक्सचेंजेस यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, राइट। तो इनकी मैनेजमेंट कमेटी को भी रिप्लेस कर सकता है ये वाला डिपार्टमेंट। क्या नाम है इस डिपार्टमेंट का? सेकेंडरी मार्केट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। अच्छा, उसके बाद टू कीप वॉच ऑन प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड सेंसेक्सेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस इफ़ नेसेसरी। इसका क्या मतलब हुआ कि सेकेंडरी मार्केट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो हमारी ये जो सिक्योरिटीज़ हैं, जो शेयर्स हैं, जो डिबेंचर्स हैं, इन्हीं को हम सिक्योरिटीज़ बोलते हैं, इनके प्राइस को वॉच करता है, देखता है भाई इनके प्राइस अप जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इनके प्राइस को एक तरीके से मॉनिटर करता है। सेंसेक्सेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स जनरली होता है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, अगर आपको पता होगा तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हमारी 30 कंपनीज लिस्टेड होती हैं, और दूसरा होता है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका इंडिकेटर होता है निफ्टी 50, निफ्टी होता है, ठीक है, निफ्टी 50 बोलते हैं इसको हम। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हमारा जो इंडिकेटर है वो निफ्टी होता है, और इसमें 50 कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इनको भी मॉनिटर करता है, और अगर इसको लगता है कि कोई गड़बड़ी हो रही है तो करेक्टिव एक्शन भी लेने का काम सेकेंडरी मार्केट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का होता है। उसके बाद इनसाइडर ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन को भी कंट्रोल और रेगुलेट करता है ये। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या कि किसी के पास, मान लो मैं किसी कंपनी में काम करती हूँ, बड़ी अच्छी कंपनी है, और वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों में लिस्टेड है, मैं बड़ी अच्छी कंपनी में काम करती हूँ, ठीक है। अब मुझे ना अंदर की इन्फॉर्मेशन पता लग गई कुछ, अब वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब हो सकता है कंपनी को बड़ा लॉस हो जाए, हो सकता है कंपनी को बड़ा फायदा हो जाए, तो उस हिसाब से मैं शेयर्स की बाइंग सेलिंग कर लूँ, इसको बोलते हैं हम इनसाइडर ट्रेडिंग। और मैं फिर ये इन्फॉर्मेशन लीक भी कर दूँ कुछ इन्वेस्टर्स को, है ना, इसको हम बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस। तो इसको कंट्रोल करने का भी काम करता है हमारा सेकेंडरी एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंडरी मार्केट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। और पनिशिंग द गिल्टी, ऑब्वियसली जिसने ये काम किया, जिसने इन्फॉर्मेशन को लीक किया, वो उसको पनिश करने का काम भी करता है, ठीक। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ डिपार्टमेंट, जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ये क्या करता है? तो मेन फंक्शन क्या है इसका? इसका मेन फंक्शन है कि ये रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस को, वेयर देयर इज़ नीड, ठीक है। कि हमारे जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उनको रेगुलेट करने का काम करता है। उसके बाद हमारे जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनको इंस्पेक्शन भी करता है, उनकी चेकिंग भी करता है। उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ सब ब्रोकर। सब ब्रोकर का मतलब होता है जो बिचौलिए होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स के थ्रू ही हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट कर पाते हैं, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन उनका करता है, ठीक। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट टेक ओवर रिसर्च एंड पब्लिकेशन डिपार्टमेंट। ये क्या करता है भाई? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट टेक ओवर रिसर्च एंड पब्लिकेशन डिपार्टमेंट। ये क्या करता है? नंबर 1, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन देखता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या, कि बाहर की कंट्री के कोई इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, या कोई ऐसी फाइनेंस कंपनी हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं जो हमारी इंडियन कंपनी में या हमारे इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन को ये वाला डिपार्टमेंट देखता है। कौन सा डिपार्टमेंट? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट टेक ओवर रिसर्च एंड पब्लिकेशन डिपार्टमेंट। अच्छा, दूसरी बात, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेंचर कैपिटल म्यूचुअल फंड्स एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो ये भी काम ये करता है। वेंचर कैपिटल का मतलब होता है स्टार्टअप कैपिटल, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। तो स्कीम्स, इनसे रिलेटेड कंट्रोल रेगुलेशन भी देखता है ये। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस को भी मॉनिटर करता है। जैसे कोई कंपनी, 2 कंपनी एक दूसरे में मर्ज हो गई, या किसी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया, खरीद लिया, तो उसको मॉनिटर करने का काम भी इसी डिपार्टमेंट का होता है। चौथा काम क्या होता है कि ये स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में रिसर्च करता है, और अगर इसकी कोई फाइंडिंग्स होती है या कोई पब्लिशिंग्स होती हैं तो वो सेबी की एनुअल रिपोर्ट में छापी जाती हैं, पब्लिश की जाती हैं, बताया जाता है। सेबी सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखना चाहता है क्योंकि, ठीक। अच्छा, और भी डिपार्टमेंट है क्या? लीगल डिपार्टमेंट भी है और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट भी है। लीगल डिपार्टमेंट क्या करता है? लीगल डिपार्टमेंट का काम क्या होगा? इट टेक्स लीगल एक्शन। ऑब्वियसली लीगल एक्शन लेने का काम लीगल डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है। इफ़ द लीगल प्रोविजन एंड रूल्स आर नॉट फॉलोड, अगर किसी इन्वेस्टर या किसी कंपनी ने रूल्स रेगुलेशंस का उल्लंघन किया या फॉलो नहीं किया, तो लीगल डिपार्टमेंट का काम उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेने का होगा। इसके अलावा दिस डिपार्टमेंट फाइल्स काउंटर रिप्लाइज टू अपील मेड अगेंस्ट रूलिंग्स ऑफ सेबी। तो उसका जवाब देने का काम भी ये करेगा कि भाई अगर कोई सेबी के रूलिंग्स या सेबी के कोई कानून के बारे में अपील देता है या कुछ उसके खिलाफ चाहता है, तो काउंटर रिप्लाई करने का काम भी लीगल डिपार्टमेंट का होता है उस सिचुएशन में। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो स्टॉक एक्सचेंजेस को देखती है, उनके इंटरमीडियरीज़ को देखती है, बिचौलियों को, या फिर जो प्राइमरी मार्केट में अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं उनको देखती है। फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजैक्शंस और रीअकरेंस को प्रिवेंट करने का काम इनका होता है, इन्वेस्टिगेशन करना, जांच पड़ताल करने का काम। सेबी ऑल्सो हैज़ 2 एडवाइजरी कमेटी। सेबी की 2 एडवाइजरी कमेटी भी है, एक है प्राइमरी मार्केट के लिए और दूसरी है सेकेंडरी मार्केट के लिए।
तो ये जो कमेटी है वो एडवाइजरी इनपुट देती है सेबी को, जिससे सेबी पॉलिसी बना पाए और रेगुलेशंस बना पाए। ठीक, अच्छा सेबी कहाँ है? सेबी का हेड ऑफिस मुंबई में है। सेबी का हेड ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई में है। और इसके 3 रीजनल ऑफिसेज भी हैं अलग अलग जगह पे, जिनको हम अपने महानगर भी बोलते हैं। 4 महानगर होते हैं, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो ये याद रखेंगे, राइट। तो यहीं पे सेबी का एक ऑफिस है, हेड ऑफिस लेकिन मुंबई में है। गॉट इट। उसके बाद सेबी के क्या फंक्शंस हैं? सेबी के क्या फंक्शंस हैं? तो सेबी एक्ट सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग हमारे सेबी के मेन फंक्शन है टू कंट्रोल एंड रेगुलेट बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड अदर सिक्योरिटी मार्केट। पहला उसका जो काम है वो यही है कि जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बहुत सारे जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया के, उनको कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम सेबी का है। उसके बाद स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज को भी ये रेगुलेट करता है। इंटरमीडियरीज का मतलब हमारे स्टॉक ब्रोकर्स, हमारे सब ब्रोकर्स, हमारे शेयर ट्रांसफर एजेंट्स या फिर रजिस्ट्रार्स टू एन इशू, मर्चेंट बैंकर्स, बैंकर्स टू एन इशू, ट्रस्टीज ऑफ ट्रस्ट डीड्स, अंडर राइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, ये सारे क्या है? बिचौलिए हैं हमारे स्टॉक मार्केट में। इनको भी रेगुलेट करने का काम कौन करता है? सेबी करता है। उसके बाद रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग डिपॉजिटरीज, और जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं या जो हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जो हमारी कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज़ हैं, इनको भी रजिस्टर करने का काम सेबी करता है। किन किन को? नंबर 1 डिपॉजिटरी, नंबर 2 फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, नंबर 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और नंबर 4 कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज़। ये सारी इनको रजिस्टर करने का, रेगुलेट करने का काम भी सेबी करता है। उसके बाद रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग वर्किंग ऑफ वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल मतलब स्टार्टअप कैपिटल, राइट। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। उसके बाद वेंचर कैपिटल, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, जिसमें हमारे म्यूचुअल फंड्स भी आ गए, इनको भी रजिस्टर और रेगुलेट करता है हमारा सेबी। ठीक है जी। देखो सेबी बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे काम है ना सेबी के पास। तो प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो सेल्फ रेगुलेटर होते हैं, जो खुद से रेगुलेट होते हैं, यानी कि वो किसी और अथॉरिटी के अकॉर्डिंग नहीं चलते, वो अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, तो उनको प्रमोट और रेगुलेट करने का काम भी ये करता है सेबी। उसके बाद ऑब्वियसली सेबी का सबसे मेन काम तो यही है, फ्रॉड्यूलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, उनको प्रोहिबिट करना, ठीक है, उनको रोकना। उसके बाद इन्वेस्टर की एजुकेशन और रिसर्च को कंडक्ट करने का, प्रमोट करने का काम भी सेबी करता है। उसके बाद इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है बेचारा। हालांकि इनसाइडर ट्रेडिंग का पता लग पाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर कोई छोटे लेवल पे तो हो सकती है, लेकिन बड़े लेवल पे इनसाइडर ट्रेडिंग होती है तो सामने आ जाता है, प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग। उसके बाद है सब्सटैंशियल एक्विजिशन। सब्सटैंशियल एक्विजिशन का मतलब ये होता है किसी भी शेयर को और टेक ओवर ऑफ कंपनी। देखो मान लो कि मेरी फॉर एग्जाम्पल, इसका अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ तो मान लो मेरे को किसी कंपनी में बड़ा इंटरेस्ट है और मुझे पता है कि देखो ज़्यादातर ना क्या होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, है ना। 2 कॉम्पिटिटर्स हैं, दोनों ही क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सेम ही प्रोडक्ट में डील करते हैं। कंपनी जो है वो दोनों ही सेम प्रोडक्ट में डील करती हैं। अब एक कंपनी क्या कर सकती है, दूसरी कंपनी को एक्वायर करने के लिए मार्केट से उसके शेयर्स परचेज कर लेगी और फिर वो उसकी बन जाएगी होल्डिंग और वो उसकी बन जाएगी सब्सिडरी। इसको हम बोलते हैं सब्सटैंशियल एक्विजिशन। सब्सटैंशियल का मतलब होता है कि कम से कम 100 में से 51% शेयर अगर उस कंपनी ने उस कंपनी के ले लिए तो वो कंपनी उसकी मालिक बन जाएगी। ये बात ध्यान रखना। मालिक तो क्या ही, मतलब कि एक मालिक तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन ज़्यादा वोटिंग शेयर उसके पास आ जाएगा एक तरीके से, तो उस चीज़ को भी रेगुलेट करने का काम करता है। कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, ये सारा काम, फीस लेवी करना, अदर चार्जेस, ये सारा सेबी का काम है। अच्छा, अब सेबी के पास पावर्स क्या क्या है, सेबी के हाथों में क्या है? ऑब्वियसली सेबी के हाथों में स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में लॉज, कानून बनाने का काम, कानून को अमेंड करने का काम सेबी का है। अमेंड मतलब कुछ चेंजेस लाना, ठीक। उसके बाद पावर टू सुपरसीड गवर्निंग बॉडी ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और टू सस्पेंड एनी ऑफिस बियरर ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज। कहने का मतलब है जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं उसको एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का दर्जा देने का काम सेबी का है। और ऐसे ही दूसरी साइड अगर उसको लग रहा है कि कोई स्टॉक एक्सचेंज में जो है कुछ गड़बड़ चल रही है या कोई है तो उसको सस्पेंड करने का काम भी सेबी का है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंजेस के बिजनेस को सस्पेंड करने की पावर रखता है सेबी। पावर टू कॉल पीरियोडिकल रिटर्न्स एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उनसे पीरियोडिकल रिटर्न्स की मांग रख सकता है सेबी। पावर है सेबी के पास। कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन अगर सेबी जानना चाहता है तो स्टॉक एक्सचेंजेस को देनी पड़ेगी, एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी, ठीक। उसके बाद पावर टू डायरेक्ट इंक्वायरीज टू बी मेड इन रिलेशन टू अफेयर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस एंड देयर मेंबर्स। डायरेक्ट इंक्वायरी करने की भी पावर होती है सेबी के पास। उसके बाद मार्केट में जो इंटरमीडियरीज हैं, जो हमारे ब्रोकर्स हैं, अगर उनको रजिस्टर करा रहे हैं, ब्रोकर्स मतलब जैसे ग्रो ऐप आपने सुनी होगी, आप स्टॉक सुना होगा, एंजल वन सुना होगा, ये सारी क्या है, ये सारे ब्रोकर्स ही तो हैं, डिजिटल ब्रोकर्स, जिनके थ्रू हमारे इन्वेस्टर इनकी ऐप डाउनलोड करते हैं और इनके थ्रू वो शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दे आर ब्रोकर्स, दे आर इंटरमीडियरीज, राइट। तो इनको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने का काम या जो पावर है वो सेबी के हाथों में है। फीस लेवी करना, कोई चार्जेस लेवी करना, ये काम सेबी करता है। सेक्शन 17 बनाया टू ग्रांट लाइसेंसेज टू डीलर्स इन सिक्योरिटीज। लाइसेंस देने के लिए भी इनके पास पावर होती है। पावर ऑफ सेबी एज अ सिविल कोर्ट, मतलब अगर कुछ धांधलेबाजी हो जाए, फ्रॉड्यूलेंट्स हो जाए, फ्रॉड्स हो जाए, कोई स्कैम हो जाए, तो सिविल कोर्ट की तरह काम करने का पावर है सेबी के पास। कैसे 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 कैसे
तो पढ़ेंगे। इन एक्सरसाइजिंग अबव मेंशन्ड पावर द सेबी हैज सेम पावर एज वेस्टेड इन सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। तो कुछ ऐसे भी मैटर्स होते हैं जहाँ पे सेबी खुद कोर्ट बन जाती है। लाइक व्हाट? फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सेबी के पास पावर है डिस्कवरी करने की। क्या डिस्कवर करने की? प्रोडक्शन करने की बुक्स ऑफ अकाउंट अंदर डॉक्यूमेंट एट सच प्लेस एट टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड बाय इट। कि अगर कंपनी के बारे में ये जो सेबी है अगर वो कोई डॉक्यूमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में जानना चाहती है तो सेबी के पास ये पावर है। समनिंग का मतलब होता है किसी को सम्मन भेजना, नोटिस भेजना। समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस, कहने का मतलब है आप किसी जैसे सम्मन भेजा जाता है ना किसी को, पेशी है जी आपकी, तो वो वाला काम भी पावर भी है सेबी के पास। द सेबी हैज़ पावर ऑफ समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन एंड एग्जामिनिंग देम एंड ऑन ओथ। भाई अगर पूछताछ करनी है सेबी को किसी से तो उनके पास ये भी पावर है। बुक्स की इंस्पेक्शन करने का काम, बुक्स ऑब्वियसली अकाउंटिंग बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, किसी भी कंपनी के रिकॉर्ड्स, इनको जानने का, इंस्पेक्शन करने का पावर है सेबी के पास। विटनेसेस का एग्जामिनेशन करना। विटनेसेस मतलब क्या होते हैं? सबूत बोल सकते हैं। द सेबी कैन इशू समन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। विटनेसेस मतलब जिनको पता हो किसी भी चीज़ के बारे में, जो विटनेस हो उस चीज़ के। कोई भी अगर फ्रॉड स्कैम हो जाता है तो जो भी विटनेसेस होते हैं उनसे उनका एग्जामिन करने के लिए उनको समन्स इशू करने का काम भी सेबी के पास पावर है। उसके बाद पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शंस टू सेबी। पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शंस टू सेबी। सेंट्रल गवर्नमेंट की हाथ में क्या पावर है जिससे कि वो सेबी को डायरेक्शंस इशू कर पाए? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जो है क्या कर सकती है, सेबी बोर्ड को डायरेक्शंस इशू कर सकती है अगर ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट पूछ सकती है सेबी से, रिटर्न सबमिट करो, रिपोर्ट सबमिट करो जब भी ज़रूरत हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है गाइडलाइंस इशू करने की सेबी के लिए। सेबी के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके ऑपरेशन के रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर है। सेबी तो चलो ठीक है, एक अथॉरिटी है, सिविल कोर्ट की तरह भी काम करता है, सेबी के पास बहुत पावर भी है स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने की, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उससे भी ऊपर है। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट सेबी को देखती है एक तरीके से। उसके बाद सोर्सेज ऑफ फंड्स ऑफ सेबी। अच्छा, सेबी के पास पैसा कहाँ से आता है? भाई सेबी एक अथॉरिटी है, ठीक है, सेबी एक अथॉरिटी है, सेबी को तो अपना खर्चा निकालना है। उसने भी तो 4 ऑफिस खोल रखे हैं, उसके पास भी तो स्टाफ मेंबर है, चेयरमैन है, इतने सारे लोग हैं, पैसे कहाँ से आएंगे, खर्चा कैसे निकालेगी सेबी? तो द एक्टिविटीज ऑफ सेबी एंड इट्स एक्सपेंसेस फॉर सैलरीज ऑफ द स्टाफ एंड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर फाइनेंस्ड बाय द ग्रांट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भाई ये पैसा आता है सीधा केंद्र सरकार से, ठीक है जी। एंड द फीस एंड अदर चार्जेस कलेक्टेड बाय सेबी। और अगर कोई सेबी ने कोई फीस या कोई चार्जेस कलेक्ट करे हैं तो वो वाला पैसा भी सेबी उससे भी अपना खर्चा चलाता है, एक तरीके से बोल सकते हैं। अब सेबी ने क्या क्या गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस इशू करी हैं और फिर सेबी के अचीवमेंट्स के बारे में और लिमिटेशंस के बारे में लिखा हुआ है। तो ये तो थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। गाइडलाइंस में तो यही है कि ये हर किसी को गाइडलाइन इशू करता है। किन किन को कर चुका है? देखो, सबसे पहला पॉइंट है गाइडलाइंस फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटी, है ना, कि अगर शेयर्स इशू होने वाले हैं तो उस कैसे इशू करने, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है, सेबी डिसाइड करेगा। बोनस राइट इशूज़, प्रेफरेंशियल इशूज़, बुक बिल्डिंग, ये सारा इन ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया इशू एक्सेट्रा, ये सारा इन सब की गाइडलाइंस सेबी बनाता है। मर्चेंट बैंकर्स के लिए गाइडलाइंस बनाता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए गाइडलाइंस बनाता है। यूरो इशूज़ मतलब जो हमारे ये यूरोपियन कंट्रीज़ जो होती है ना, वो भी क्या करती हैं, सिक्योरिटीज़ इशू करती हैं, तो उसके रिगार्डिंग अगर हमारे कोई इंडियन इन्वेस्टर्स या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड गाइडलाइंस भी बनाता है। उसके बाद म्यूचुअल फंड, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ वो होती हैं जो एक तरीके से म्यूचुअल फंड को हैंडल करती हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स का मतलब ये होता है कि जब हमें हमारी कंट्री से पैसा नहीं मिल रहा तो हम बाहर से लेंगे पैसा, राइट, तो उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस भी बनाता है, रेगुलेशंस भी बनाता है। किनके लिए? स्टॉक ब्रोकर्स के लिए, शेयर ट्रांसफर एजेंट, अंडरराइटर्स, इनके लिए, पोर्टफोलियो मैनेज करने वाले जो मैनेजर्स होते हैं उनके लिए, है ना, डिपॉजिटरी, वेंचर कैपिटल फंड्स, इनसाइडर ट्रेडिंग, इनके लिए रेगुलेशंस बनाता है। अचीवमेंट्स क्या है? सेबी ने क्या अचीव किया, लाइक ये अथॉरिटी ने क्या अचीव किया है? भाई आज के टाइम में इन्वेस्टर जो है वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करता है, जो कि पहले नहीं करता था सेबी के आने से पहले। सबसे पहली अचीवमेंट तो ये है। उसके बाद इसने कैपिटल मार्केट को भी बड़ा इंप्रूव किया अपनी गाइडलाइंस और रेगुलेटरी मेजर्स के थ्रू, ठीक है। अब उसके बाद एक हेल्दी डेवलपमेंट इसने लाया है, इन्वेस्टर के लिए भी लाया है, कैपिटल मार्केट भी, और इसने एक फेयर डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी को भी मेंटेन किया है, ठीक। अब सेबी ने जो है स्टार्टिंग में तो बहुत ही सेफ और जो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है वो ज़्यादा सेफ बना दी थी, स्ट्रिक्ट रूल्स बना के न्यू इशूज़ के लिए जो होती है, न्यू शेयर्स इशू के लिए। उसके बाद प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो बहुत ऐसे प्रोविजन भी बताए डिफरेंट इंटरमीडिएट्स के लिए अलग अलग प्रोविजन, जैसे इन्होंने कुछ एग्जांपल भी दिए हैं कि रूल्स एंड गाइडलाइंस जो है वो ब्रोकर, सब ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर्स, इनके लिए जो है अलग अलग डिस्कस करी है। लिमिटेशंस क्या है सेबी की? मतलब कुछ इसकी लिमिटेशन भी हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट कंट्रोल। अब सेबी का जो है ज़्यादातर कंट्रोल कौन करता है? सेबी इज़ अंडर टू मच कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब केंद्र सरकार इसकी एक तरीके से दादा है, ठीक है, केंद्र सरकार इसका दादा है और इसको अपने दादा के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, ठीक है। तो टू मच कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है सेबी को कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब दो द गवर्नमेंट हैज़ अथराइज सेबी टू फ्रेम इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन बट दे नीड प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ ठीक है, सेबी हमने तुम्हें पावर तो दे दी है, लेकिन कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने से पहले हमसे पूछना पड़ेगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट सेबी को बोलता है, ठीक है जी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा पहले सेबी को। उसके बाद अगर देखो पता क्या होता है, जब भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने बैठेंगे तो इससे होगा क्या? इससे क्या होगा? इससे अननेसेसरी डिले होगा, देरी होगी डिसीजन लेने में,
क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री आपका पूरा पूरा इंटरफेरेंस करेगी सेबी के साथ। इससे क्या होगा, अननेसेसरी डिले होगी, जो कि एक क्या है, लिमिटेशन है सेबी की। नंबर 2, बोर्ड ऑफ मेंबर डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट नॉमिनीज। ये जो इसके सदस्य हैं, जो टॉप अथॉरिटी पे बैठे हैं, सेबी के जो मेंबर्स हैं, गवर्नमेंट नॉमिनीज़ के द्वारा ये डोमिनेट किए जाते हैं, इनको दबाया जाता है एक तरीके से। तो 9 मेंबर्स ऑफ सेबी बोर्ड में से जो चेयरमैन है, मतलब 9 हो गए ना, चेयरमैन को मिला के 8 अदर मेंबर हमने पढ़ा था और एक चेयरमैन था, तो टोटल 9 हो गए ना। तो द चेयरमैन एंड अदर मेंबर आर द नॉमिनीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन ऑफ आरबीआई से भी होता है। तो द चेयरमैन हैज़ नो फिक्स टेन्योर। चेयरमैन का कोई फिक्स टेन्योर ही नहीं है कि ये कितने टाइम तक रहेगा। मतलब मान लो मैंने आज अगर चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया, तो अभी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगले दिन उसको जॉब से हटा दिया जाए। मतलब कोई फिक्स टेन्योर ही नहीं है उसका। वही होता है ना, 5 साल 10 साल कितने साल के लिए रहेगा, ऐसा कोई टेन्योर है ही नहीं। मतलब कभी भी कोई चेयरमैन अपॉइंट किया जा सकता है, कभी भी किसी चेयरमैन को हटा दिया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन हाँ, 3 महीने का नोटिस दिया जाता है, ठीक है, ये याद रखना, मतलब 3 महीने की तो गारंटी है। उसके बाद नो फ्रीडम टू फाइल क्रिमिनल केसेस। तो सेबी जो है वो क्रिमिनल केस फाइल नहीं कर सकता, जो भी उसके रेगुलेशंस के वायलेटर्स हैं उनके खिलाफ। इट हैज़ टू सीक प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस केस में उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर कुछ ऐसा केस आता है तो। पेपर टाइगर है ये सेबी, बिकॉज सो मैनी लिमिटेशन प्लेस्ड ऑन इट्स वर्किंग एंड इट्स मेथड्स ऑफ वर्किंग। पेपर टाइगर विच हैज़ ऑल द पावर इन थ्योरी बट नॉट कैन नॉट यूज दैम। मतलब सेबी की पावर्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सेबी उन पावर्स को यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए ये सिर्फ कागज़ों में रह गया है। उसके बाद ये भी इसकी लिमिटेशंस थी। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत आए, लाइक ट्रांसपेरेंसी की कमी होना, एक ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन होना, क्योंकि आप हो तो एक अथॉरिटी, लेकिन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की दादागिरी सहनी पड़ेगी, तो दैट इज़ ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद प्रोफेशनलिज्म की कमी होना, लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर्स होना। ऑब्वियसली अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी है छोटी छोटी बात पे, तो लेंदी प्रोसीजर्स तो होंगे ही, टाइम कंज्यूमिंग तो होंगे ही, ठीक है। वीक कॉन्स्टिट्यूशन, टू मच रूटीन मेथड्स ऑफ वर्क, मिनिमम अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, ठीक है, जवाबदेही भी बड़ी कम होती है। कॉन्फिडेंस की कमी होना, स्मॉल इन्वेस्टमेंट, ये सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये था पूरा सेबी के बारे में। आई होप वीडियो आपको सब कुछ सेबी के बारे में पता लग गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।